आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? और आई होप कि आप लोगों को हमारे अब तक के प्रोग्राम्स को आप देख रहे होंगे और इंशाल्लाह ताला एक उम्मीद है कि आप सब ने अपने आप को बहुत एक ख्याल से रखा हुआ भी होगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ और थोड़े से ज़रा डिफरेंट टॉपिक के साथ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरे साथ कोई एक मेहमान नहीं है बल्कि आज दो मेहमान आने गिरामी हैं। दोनों कंसल्टेंट्स हैं और एक डॉक्टर आयशा वली, एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर, और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल शकूर ये जो है हमारे एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और इनका स्पेशल इंटरेस्ट, इनका जो स्पेशलिटी है वो एक डायबिटीज़ भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, यानी ज़ियाबितस और हामला ख़वातीन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ज़ियाबितस का क्या रोल है, हम दोनों बातें करेंगे कि उन ख़वातीन के बारे में बात करेंगे जिनको पहले से एक ज़ियाबितस है और उसके बाद में फिर वो प्रेगनेंसी हुई है, और फिर हम उनके बारे में बात करेंगे कि जिनको प्रेगनेंसी से पहले उनको एक ज़ियाबितस नहीं था लेकिन उसके बाद में फिर उनको ज़ियाबितस हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर आयशा वली, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा सा आप हमें सिर्फ ये बताइए कि ये कि प्रेगनेंसी के बारे में अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं कि जिसकी वजह से शुगर का मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में हमें बताइए। जी शुक्रिया डॉक्टर फरीद, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ज़रूरत है लोगों को अवेयरनेस की। तो होता ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है, हमल होता है, तो उसमें कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसमें जो एक ख़ास हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहलाता है। तो मकसद ये होता है कि वो जो माँ के अंदर जो खून में शुगर है उसको डाइवर्ट करे बेबी की तरफ, तो बच्चे की तरफ ग्लूकोज आती, क्योंकि बच्चा जो एनर्जी और जो ग्रोथ है उसकी जो मेन है वो ग्लूकोज से ही होती है। तो जब माँ की तरफ से डाइवर्ट होती है ग्लूकोज बेबी की तरफ, तो माँ की शुगर लेवल्स कम हो जाती हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल जो एक अगर देखा जाए हमल में ये होना चाहिए कि जितनी शुगर है एक गैर हामला खातून के, तो हामला खातून की उससे शुगर लो होनी चाहिए। और इसी तरह से डायग्नोसिस के भी टारगेट डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 110 मिलीग्राम कहते हैं कि फास्टिंग होनी चाहिए शुगर एक नॉर्मल बंदे की, लेकिन प्रेगनेंसी में ये लेवल जो है ये 92 है। इसी तरह से खाने के बाद की अगर हम 140 to 160 लेते हैं एक नॉर्मल, वो आपको लेवल ज़्यादा डॉक्टर शकूर बेहतर बताएंगे क्या ली जाती है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि अगर 140 नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है तो प्रेगनेंसी में वो 120 है। तो ये एक बड़ा अलमिया भी है, क्योंकि हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं तो वो बाहर से शुगर्स वगैरह चेक करवा के आती हैं, तो कहती हैं कि हमने शुगर चेक कराई थी, डॉक्टर ने कहा था नॉर्मल है। वो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट के लिए होती है, प्रेगनेंसी में वो एक्चुअली शुगर होती है और वो ऑलरेडी नुकसान उसका हो चुका होता है। तो लुब्बे लबाब ये है कि लेवल्स डिफरेंट होते हैं और लो होते हैं प्रेगनेंसी में, और जब जिस माँ के लबलबे में भी सलाहियत नहीं होती है कि वो एक्स्ट्रा जो है वो इंसुलिन सिक्रीट कर सके, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीशन की ज़रूरत होती है, इसलिए कि जब शुगर लो होती है तो उसके पूरी मेटाबॉलिज्म चेंज होती है और इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, तो फिर उन माओं को जो है वो शुगर हो जाती है। सही, यहाँ पर तो बात बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि आम तौर पर एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी अगर माँ अगर एक हमल से है, मतलब एक कोई भी खातून अगर हमल से हैं तो उनकी ग़िज़ा बढ़ा दो, उनको जो है उनको तो ज़्यादा शुगर की ज़रूरत है क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और फिर ख़ानदान वाले घर वाले कोशिश करते हैं कि चिकनाई वाली चीज़ें और मीठी चीज़ें ज़्यादा खिलाते हैं कि भाई कि अब तो तुम्हें एक नहीं बल्कि तुम्हें दो जानों को संभालना है, और उनकी जो है वो शुगर लेवल वैसे ही उनका ग़िज़ा भी उनकी बढ़ा दी जाती है। तो डॉक्टर शकूर आप क्या कहते हैं इस बारे में कि आपकी क्या इस बारे में फीलिंग, जैसा डॉक्टर आयशा ने कहा, इस बारे में आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर आयशा ने बिल्कुल सही फरमाया और ये कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक,
और उसके अंदर बेसिकली प्रेगनेंसी में ये जहन में है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट है, और जो प्लेसेंटा जैसे कि पेशा ने फरमाया कि डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और वो एक तरह से एंटी इंसुलिन होते हैं, मतलब दे प्रोड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो ये रहा होता है कि अगर इंसुलिन बॉडी में इंसुलिन है जो कि शुगर को बैलेंस्ड आउट करने के लिए ज़रूरी होती है, वो अगर मौजूद भी है तो या तो उसका काम इतना कम हो जाता है या फिर वो उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाती क्योंकि दूसरे हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं जो कि इंसुलिन के ख़िलाफ़ होते हैं। इस वजह से शुगर ज़्यादा हो जाती है, और जब शुगर ज़्यादा होती है नेचुरली तो इट विल गो टू द बेबी, और वो जो ज़्यादा वर्क जो बेबी को जब ज़्यादा शुगर मिलती है तो उसकी जो अपनी बॉडी है इज़ अनएबल टू कोप, क्योंकि उसको ज़्यादा इंसुलिन निकालनी पड़ती है अपनी बॉडी से। और ये जो हाइपर इंसुलिनीमिया का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसकी वजह से फिर सारे कॉम्प्लिकेशंस और चीज़ें बेबी के अंदर भी डेवलप होती हैं। तो इसके लिए जो लेवल्स हैं, जैसे डॉक्टर आयशा ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो टारगेट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं जो कि हम नॉर्मली लेते हैं, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग जो कि बहुत ही हाई रिस्क पे हैं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो कि दे हैव अ मोर टेंडेंसी टू डेवलप गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। तो उनके लिए उनके अंदर जो हैं एक वो लोग हैं जिनके BMI ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा 20 है, उनका वज़न ज़्यादा है। तो नॉर्मली जो देखा जाता है कि अगर वो लोग वो ख़वातीन जिनका वज़न 30 BMI से ज़्यादा है, नंबर 30, उनको हाई रिस्क हैं, या जिनकी पहले प्रेगनेंसी जो है प्रीवियसली उनको हिस्ट्री हो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, यानी पहले भी शुगर हुई उनके अमल में, या उनका जो बेबी बॉर्न हुआ है उसका वेट मोर देन 4 kg हो, या फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और जो दूसरा आखिर जो रिस्क फैक्टर इम्पॉर्टेंट है वो है एशियन होना। तो अगर इफ़ यू बिलोंग टू दीज एशियन कम्युनिटीज़ जो कि हम पाकिस्तानी, तो इवन कि अगर कोई और रिस्क फैक्टर्स ना भी हों तो जस्ट एशियन होना भी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरे अगले सवाल को पहले ही आपने जवाब दे दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्ट पर ही, हमारे मुल्क में इसका इंसिडेंस कुछ ज़्यादा है या ओवरऑल इसका कुछ ज़्यादा है? तो आपने जैसे बताया कि एशियन कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा, मतलब आपने एक वैसा सोर पॉइंट जो है वो टच किया है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी एक बड़ी रिलायबल जो है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, इनका जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स इन्होंने दी थी जी, उसके हिसाब से तकरीबन 16% है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये ग्लोबल है, अब उसमें कहीं बहुत कम है, 2 to 3% है कुछ इलाकों में, कोकेशियंस में और यूरोप में, और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा है। तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है और वो है 27%। आप इमेजिन करें कि 100 में से 27 जो हैं उनकी शुगर आई है, यूँ कह लें 1 in 6 मदर्स। और ये तो वो वाला डाटा है जो कि पिक हुआ है। हाँ, हमें पता नहीं है कि अभी कितने अनडायग्नोज हैं जिनको जो कि किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं। ये जो बात इन्होंने बताई डॉक्टर शकूर ने कि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, तो वी बाय डिफ़ॉल्ट आर द रिस्क ग्रुप्स। तो हमारा ये एरिया में हमें हर 100% जो प्रेग्नेंट फीमेल लेडीज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। स्क्रीनिंग ज़रूरी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा डॉक्टर आयशा कि प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी ये कि हमारे पास कॉमनली देखी जा रही हैं? अच्छा, इसमें इस तरह है कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, या यूँ कह लें आम ज़बान में लोग शुगर कहते हैं डायबिटीज़ जी। तो 3 तरह से हमारे सामने आती है। एक तो वो होते हैं जिनको पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2 नोन होते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। दूसरी किस्म वो होती है जो प्रेगनेंसी में जब टेस्ट करो तो पता चलता है कि डायबिटीज़ है, लेकिन उनको होती पहले से है लेकिन उनको पता नहीं होता। और वो डायबिटीज़ की जब स्क्रीनिंग होती है तो पता चलता है, लेकिन उसको फिर हम कहते हैं ओवर डायबिटीज़, मतलब छुपी हुई थी लेकिन अब जाहिर हो गई प्रेगनेंसी। और तीसरी वो किस्म है जिनको पहले नहीं थी डायबिटीज़ हमल से पहले और अब हमल में हो गई, तो हमल वो वजह बनी जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हुई, उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। उर्दू में उसको आम ज़बान में बेबी शुगर कहते हैं। तो बेबी शुगर वो होती है जो लीस्ट इसमें कह लें कि हार्मफुल है फॉर बेबीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो हार्मफुल तो बेबी को है, मदर को उसमें हार्म इतना नहीं है,
क्योंकि वो माइल्डर फॉर्म है, लेकिन उसका सारा नुकसान बच्चे को है। लेकिन उसमें कोई ग्रोथ प्रॉब्लम्स होते हैं और उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन जो वो डायबिटीज़ होती है जो पहले से होती है या जो पता नहीं होती है और पहले से होती है, वो वाली डायबिटीज़ में बच्चे के अंदर नुक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। और बाकी कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। सही। तो जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो वो किसी भी किस्म की डायबिटीज़ हो, सबका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो एम होता है, वो एक ही होता है कि शुगर को कंट्रोल करके लेवल्स के अंदर करना है। तो उससे जो है पेचीदियों से बचा जा सकता है, वरना बच्चे के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदियाँ हैं। ठीक है डॉक्टर को मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक तो जैसा भी इन्होंने बताया, अब ये इसमें आम एक किसी माँ को कैसे पता लगेगा? एक तो हो गया जो ब्लड टेस्टिंग आपने बता दिया, थोड़े रेफरेंस रेंजेस भी आ गए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि माँ को कब कब अपना कोई स्क्रीन करना चाहिए, और प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान इनको क्या किसी कोई ख़ास टेस्ट से गुजरना चाहिए? जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट बहुत कम है, और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले ज़रूर अपनी जो मालिज हैं उनसे कहें कि भाई हमें प्लान करना है प्रेगनेंसी, और अगर तो वो ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर उनकी HbA1c जो कि 3 मंथ्स के ब्लड शुगर्स को रिफ्लेक्ट करती है, अगर उसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो इंतहाई ख़तरनाक है, एंड दे शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट, उनको हामिला नहीं होना। अगर 10 से ज़्यादा है, आइडियली ये है कि उनकी जो HbA1c है जो 3 महीने को रिफ्लेक्ट करती है ब्लड शुगर्स, वो 6.5 यानी 6.5 के नीचे हो तो ये आइडियल है। लेकिन वो अपने मालिज से ज़रूर जो है वो इस सिलसिले में बात करें। अब अगर तो ये चीज़ें पता ही नहीं, और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो गए एंड यू आर सीइंग फिजिशियन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने शुरू में बताया था रिस्क फैक्टर्स, तो ये रिस्क फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। और फिर उस वक्त भी एक फास्टिंग ब्लड शुगर्स और HbA1c जो है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इनके जो शुरू के पहले 3 महीने हैं उसके अंदर ये करके हमें देखना ये पड़ेगा कि नंबर 1 क्या इनको कोई पहले से ही डायबिटीज़ है, जैसे ओवर डायबिटीज़ की बात की आयशा ने जो अब पता चली है, या इनको हमल वाली शुगर है, या इनको अभी कुछ भी नहीं है। अगर तो इनको दोनों शुगर्स में से कोई शुगर है, फिर तो उनको उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन अगर शुगर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको शुगर नहीं होगी, उनको ज़रूरी है कि वो 24 हफ्ते में 24 से और 28 हफ्ते में अपना फिर से टेस्ट करवाएं, और उस टेस्ट को बोलते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके अंदर एक ख़ास ग्लूकोज की मिकदार पिलाकर ये देखा जाता है कि शुगर्स जो हैं वो 1 घंटे और 2 घंटे में कैसे हैं। तो बहुत सिंपल टेस्ट है और ये मस्ट है। उसमें यही किया जाता है कि पहले वो जो शुगरी ड्रिंक होती है, जूस पिलाने से पहले शुगर चेक की जाती है, फिर फ़ौरन पिलाया जाता है, और फिर 1 घंटे और 2 घंटे में वैल्यूज़ लिखी जाती है। अगर तो वो वैल्यूज़ इस तरह से हैं कि अगर 92 से अगर किसी के ब्लड शुगर ज़्यादा है 92, और 1 घंटे वाली यानी लिक्विड पिलाने के बाद 140 है, और 2 घंटे वाली 120 है, इनमें से कोई अगर एक भी जो वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो हामिला खातून में शुगर है, और उसकी फिर जो ट्रीटमेंट है वो शुगर है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रही थी। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि हमने अपने इंडस हॉस्पिटल का भी एक प्रोटोकॉल बनाया जो कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से है। तो 24 हफ्ते से पहले जो ख़वातीन आती हैं उनका, जैसे इन्होंने कहा कि फास्टिंग, और अगर किसी में और रिस्क फैक्टर भी हो तो A1C भी करा लेते हैं, और 24 से 28 हफ्ते में ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है। लेकिन अभी नई गाइडलाइंस आई है जो हमारी साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एंडोक्राइन सोसाइटी है, इन्होंने, क्योंकि ये जैसा कि बताया 27% है तो बहुत ही हाई रिस्क पॉपुलेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ फिनोटाइप भी ऐसा है यहाँ का। तो इनकी गाइडलाइंस भी अलग बनी है जिसमें सारे रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा बताए गए। मसलन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर 30 BMI है तो हमारा 25 है, इसी तरह से बाकी भी है। तो उनकी रिकमेंडेशन अब ये है कि आप
24 से पहले भी जो है वो OGTT से स्क्रीन करें और 24 to 28 में दोबारा करें। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई आपको ऐसा फैक्टर नज़र आता है, मसलन बेबी की ग्रोथ एबनॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में भी स्क्रीन करें। अच्छा, 2-3 चीज़ें बड़ी इसकी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि ये मदर जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तकरीबन 85% होती है और बाकी 15% जो है वो प्री जेस्टेशनल। लेकिन अभी हमने एक इंडस हॉस्पिटल में एक स्टडी की थी, तो उसमें 2 बातें बड़ी ऐसी थी जिस पे कि हमें सोचना चाहिए। एक तो ये कि जितनी हमने डायबिटीज़ डायग्नोज की उसमें से 1/3 डायग्नोसिस जो है वो 24 हफ्ते से पहले भी। ओके। तो प्रॉब्लम ये था लेकिन कि जो हमारे पास 50% ख़वातीन है वो आती ही 24 हफ्ते के बाद है। सही है। तो यूँ समझ ले कि 1/3 तो डायबिटीज़ अनडायग्नोज रह जाती है। सही। और दूसरी चीज़ ये कि ओवर डायबिटीज़ जो है वो तकरीबन 20% थी, यानी 20% ख़वातीन जिनको डायग्नोज हुई डायबिटीज़ वो ऐसी थी जिनको पहले से शुगर थी और उनको पता ही नहीं था। तो वो ऑलरेडी बच्चे को नुकसान हो चुका जब डायग्नोज। मैं यहीं पर मैं आपसे एक कुछ पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूँ कि मुझे से ये बताइएगा कि ठीक है शुगर है, होती है और हो जाती है, बहुत लोगों को होती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन को है, तो इससे इसका इलाज है, हाँ ठीक है भाई कुछ दवाएं ले लें, ख़त्म कर लें, इससे बच्चे को क्या नुकसान हो रहा है? असल में प्रॉब्लम यही है कि प्रेगनेंसी में ख़ासकर जो जेस्टेशनल है या बेबी शुगर, उसमें नुकसान ही बच्चे को होता है। मदर को तो पता ही ना चले अगर हम टेस्ट ना करें और ना कोई उसको सिम्टम्स होते, ना उसको कोई नुकसान होता है। उसका रिस्क जो है वो आगे लाइफ में, कि जिसको प्रेगनेंसी में भी तो आगे जाके ज़िंदगी में उसको शुगर हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, लेकिन इस वक्त नुकसान सारा बच्चे को है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उसको पहले से शुगर थी, यानी कि जिस वक्त हमल ठहरा उस वक्त अगर उसको शुगर थी, फिर तो उसके अंदर चांसेस हैं एबनॉर्मेलिटीज़, नुक्स होने के। क्या क्या बच्चे में नुक्स हो सकते हैं? इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आसाबी जो सिस्टम होता है उसमें, दिमाग का, उसमें हो सकते हैं, जैसे सिस्ट हो जाती हैं या रीढ़ की हड्डी में वो पूरी जुड़ती नहीं है और बाहर आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा दिल के अमराज हो सकते हैं, कार्डियक एनोमलीज हो सकती हैं, पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं, पैदाइशी काफ़ी सारे नुक्स हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, पेट में बच्चे की मौत हो सकती है। ग्रोथ का मतलब ये है कि क्योंकि जब शुगर बच्चे को ज़्यादा है, मिल रही है माँ से, तो बच्चे का जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा, उसकी वजह से वो ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करती है इंसुलिन, तो उससे बच्चे का वज़न बढ़ जाता है। तो उसका जो सिस्टम्स है अंदर, यानी कि उसका दिमाग है, दिल है, वो सब चीज़ें मेच्योर नहीं होते, वो अपनी एज से पीछे ही रहते हैं, लेकिन वज़न बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसको मैक्रोसोमिया कहते हैं या लार्ज साइज बेबी कहते हैं। उसमें फिर ये होता है कि इसकी वजह से तो बर्थ के वक्त प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बर्थ इंजरीज हो सकती हैं, लेकिन जो बाकी आज़ा मुतासर हो रहे हैं उसकी वजह से, जैसे कि यही वाली चीज़ एक बताई कि वक्त पानी जो होता है जिसमें बच्चा होता है वो बहुत बढ़ जाता है, तो उससे प्री मैच्योर लेबर हो सकती है, वक्त से पहले जब बच्चा पैदा होगा उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। पैदा होने के बाद जो है उसको जॉन्डिस ज़्यादा हो सकता है, उसके अंदर नमकियात ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसका फेफड़ा मजबूत नहीं होता है, उसको सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, NICU के एडमिशंस बढ़ जाते हैं और डेथ रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइएगा, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, और वही बताइएगा कि कैसे बचा जाए इस डायबिटीज़ से, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि हर शख्स को स्पेशली एक ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एक एज ए एशियन और फिर जो हमारे यहाँ रिस्क फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से एक हेल्दी डाइट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 2 ये कि एक हमेशा अच्छा सेहतमंद खाना ही बहुत ज़रूरी है, इसके साथ एक हेल्दी एक्टिव लाइफ, वो 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तीसरा ये कि इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि अगर तो वो प्रेग्नेंट हैं तो फ़ौरन उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए, कि दे शुड गो फॉर एन अर्ली स्क्रीनिंग, ताकि पता चले कि क्या वजूहत हैं। अगर तो ये डायग्नोस हो जाती है
कि इनको शुगर है, तो फिर वो उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमें स्टार्ट करना होता है, जिसके अंदर मेडिकल न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट है, यानी कि वो ग़ज़ाई जो तब्दीलियाँ हैं वो करके शुगर पे कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर ख़ास मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड तमाम के रेशो, और इसके अलावा फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोज़ाना वॉक करना तकरीबन 20-30 मिनट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर थर्ड जो स्टेज आती है वो दवाओं की है। सही। मुझे बताइएगा कि ये शुगर का ताल्लुक़ क्या कहीं पर ब्लड प्रेशर और चीज़ों के साथ या कोलेस्ट्रॉल के साथ भी है कि इनकी वजह से शुगर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली कि हामला ख़वातीन के अंदर? जी बिल्कुल, उसके साथ ये है कि एक तो चूँकि डायबिटीज़ की वजह से जो तब्दीलियाँ हैं उसके अंदर फीमेल्स के अंदर जो हैं, माओं के अंदर प्री एक्लेम्सिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ख़ास मिकदार से, और ब्लड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं इसमें। ये जो नॉन डायबिटीज़ है उसमें ज़्यादा रिस्क है। ठीक है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, बेबी शुगर है, उसमें इतना रिस्क नहीं होता मदर को। लेकिन दो बातें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाह रही थी। एक तो ये कि मदर जिसको हो गई शुगर या डायबिटीज़, उसको रिस्क है 50% चांस उनमें से जो है उनको आगे जाके हो जाएगी डायबिटीज़। तो आप ये देखें कि हमारे डायबिटीज़ का लोड कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो बच्चा है जिसको माँ के पेट के अंदर जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया या हाई शुगर लेवल को फेस करना पड़ा है, उसके अंदर रिस्क है आगे जाके बहुत यंग एज में मोटापे की बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और आगे जाके उसको डायबिटीज़ होना और ब्लड प्रेशर होना। तो अब आप ये देखें कि जितने डायबिटीज़ हैं उनको खुद को होना, और उनके जो बच्चे पेट में उन सबको आगे डायबिटीज़ होना। तो आगे इस तरह आप अगली जनरेशन में देखें डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अब आपने जो प्रिवेंशन की बात की थी, तो ये इस पे बहुत ही मतलब आप ग्लोबली भी आपको तो पता है कि ये हाई अलर्ट है। आप सबका फोकस जो है वो कोलेस्ट्रॉल से हटके जो है वो शुगर पे आ गया, और अब कहते हैं कि शुगर जो है ये वाइट टॉक्सिन है। तो अब बेसिकली काम जो है इस पे हो रहा है। तो ये जो आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो जब आते हैं तो हम सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन कर सकते हैं कि या तो उसको रोक लें, या फिर हो गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस रोक लें। लेकिन एक्चुअली जो काम करना चाहिए हमें करना चाहिए प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन शुरू होती है और उसमें इंडस काम कर सकता है, क्योंकि इसका एक एरिया है इंटरेस्ट का, कि स्कूल लेवल्स पे लड़कियों के अंदर ये अवेयरनेस हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे डॉक्टर शकूर ने बताई कि हेल्दी लिविंग स्टाइल, डाइट, और अगर ओवरवेट है तो उसको उसी वक्त कंट्रोल करें। फिर प्री प्रेगनेंसी जो हमारे कॉलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जाके अवेयरनेस करें कि भाई ये आपको आइडियल ये वेट रखना है, और रिस्क फैक्टर्स जिनको हैं उनको स्क्रीनिंग जो है वो ज़रूरी है। ये चीज़ें प्रेगनेंसी से पहले ही, और ये थोड़ी सी लेवल पे आप कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं कि हमने डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी डिप क्लिनिक अपनी इंडस में सेटअप अच्छा जी, ठीक है। और उसमें जो है हेल्थ एजुकेशन क्लासेस भी हमारी होती हैं। कब होती है आपकी क्लिनिक? ये क्लिनिक हमारी डेली होती है 8:30 से 11:30 बजे, और आपको हैरानी होगी कि इसके अंदर डेली 3 to 5 नए पेशेंट्स एनरोल होते हैं डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। 3 से 5 मरीज रोजाना, 6 days a week, और जो फॉलोअप के लिए आते हैं वो तकरीबन 30-35। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 125 से 150 आपके पास नई हामला ख़वातीन आती हैं, जिनके हर महीने जिनको एक शुगर हो जाती है। जी हाँ, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने जो अपनी स्टडी की थी उसमें 22% हमारी ख़वातीन में डायबिटीज इन प्रेगनेंसी थी। 22 यानी तकरीबन 1/4 जो आती हैं प्रेग्नेंट होती। तो उनकी जो हमने इसमें पूरा एम्पावर किया उनको सेल्फ कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर के लिए। सही। तो जो हमारी टीम है रेजिडेंट और नर्स की ट्रेंड, वो उनको एजुकेट करती है ऑन डायबिटीज़, जिसमें मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे, ग़िज़ा पे, एक्सरसाइज पे, क्या कॉम्प्लिकेशंस बेबी को हो सकती हैं, कैसे प्रिवेंट करना है, कंट्रोल आपने खुद करना है, आपकी जिम्मेदारी है।
और वो खुद अपनी शुगर भी चेक करती हैं ग्लूकोमीटर से घर पे और चार्ट बनाती है, जिसको हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, SMBG। तो उनको जब ये चीज़ें हमने अवेयरनेस दी तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक दूसरे से भी जब बात करती हैं तो एक दूसरे को भी बताती हैं, अच्छा आपको ऐसा है, ये करना चाहिए, देखो मेरा ये था तो मैंने ऐसे कंट्रोल की, और वो अपने मोहल्ले में और घर में भी बताती हैं। तो थोड़ी सी नॉलेज डिसेमिनेशन तो हो रही है। इसी को अगर हम कम्युनिटी लेवल पे थोड़ा बढ़ाएं, स्कूल कॉलेज लेवल पे और कम्युनिटीज़ में जाके जहाँ गैदरिंग्स होती हैं उनमें जाके थोड़ा अवेयरनेस दें, तो बहुत ये कुछ किया जा सकता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। बिल्कुल सही। डॉक्टर शकूर, मैं आखिरी के चंद अल्फाज आपसे, थोड़ा सा आई नो कि टाइम थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन एक ट्रीटमेंट का मुझे आपसे बात करनी है कि आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए, और इसका जिस तरीके से डॉक्टर आयशा बता रही हैं तो मेरे ख्याल से जैसे ही कोई अगर किसी को अगर पहली दफ़ा अगर ब्लड शुगर अगर ज़्यादा आ रहा है एक प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर इसका मतलब है कि उनको एक ग्लूकोमीटर अपने पास एक रख लेना चाहिए और उनको वो इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि उनका पूरा नॉर्मलाइज ना हो जाए। तो कैसे ट्रीट करेंगे आप प्लीज़? देखिए, ये जो आपने बात की सेल्फ मॉनिटरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको घर में रहते हुए, अच्छा एक और अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंट के अलावा इनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी डेफिनेटली सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, एक हामला खातून वैसे ही अंडर स्ट्रेस है क्योंकि वो हामला है, सेकंड फिर ये ब्लड शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से डबल उसके ऊपर स्ट्रेस होता है। तो आई थिंक कि ये एज कहना चाहिए कि टीम वर्क, यानी जिसके अंदर फैमिली का बहुत बड़ा रोल है सपोर्ट करने के अंदर, और उनको भी ये रियलाइज़ करना चाहिए और उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि देखिए पेशेंट की बहुत ज़रूरतें हैं इस सिलसिले में। जैसे JDM तो एक टेम्प्रेरी है, इसके बाद तो ये ठीक हो जाएगी, तो ये वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्लड शुगर्स बहुत अच्छी कंट्रोल रखनी है। ये ऐसा नहीं है जैसा कि शुगर के मतलब हामला ख़वातीन के अलावा नॉन प्रेग्नेंट होती है, इनके अंदर शुगर की मेटिकुलस कंट्रोल होना चाहिए, बहुत अच्छा कंट्रोल। बिल्कुल। तो इसके लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है ताकि हर वक्त ये पता चले कि वो कहाँ पर उनकी ब्लड शुगर ज़्यादा हो रही है, ताकि उसके हिसाब से किया जाए। नंबर 1, तो उसके लिए डेफिनेटली स्ट्रिप्स और ग्लूकोमीटर्स दोनों ही की ज़रूरत है। और बाद दफ़ा हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम्स हमने फेस की, क्योंकि मैं भी खुशकिस्मती से इंडस में साथ में काम कर रहा हूँ, और अभी भी जो गेस्टेशनल क्लिनिक है वो हम भी देख रहे हैं डॉक्टर आयशा के साथ। सही। तो उसमें हम ये बात नोट करते हैं कि बहुत दफ़ा इन लोग अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लोग और जगहों पे तो बाद में पैसा इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको मिस नहीं करना चाहिए। सही। तो ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम कहते हैं कि भैया कोशिश करें, और हम भी मदद जहाँ से भी होती है। कि तकरीबन 60 to 70% जेस्टेशनल डायबिटीज जो है इट इज कंट्रोल्ड ऑन न्यूट्रिशन। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अगर उनकी एजुकेशन अच्छी हो तो दे कंप्लाई विद द मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, तो 70% को तो दवा की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही। और इसमें ये कि चूँकि इंडस में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैं पहले बाहर था, तो मैं आकर जब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने काफ़ी मैं इम्प्रेस हुआ कि भाई माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है इंडस हॉस्पिटल में, और प्रॉपरली जो एक गाइडलाइंस है उसके ज़रिए मैनेज किया जा रहा है। तो उसमें ये चीज़ है कि एक तो जो एजुकेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ में मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज वगैरह डाइट के हवाले से। और अब जब इन चीज़ों से ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। 2-3 हफ्ते में मेक श्योर करते हैं कि कैसी ब्लड शुगर चल रही है। अगर नहीं शुगर सही जा रही है टारगेट्स पे, तो हम उसको फिर दवाओं की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो दवाओं के लिहाज से ये है कि बहुत सारी ऐसी दवाएं जो हामला ख़वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ जो अभी तक अप्रूव दवाएं हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, और इसीलिए इनको करना चाहिए। जी हाँ, उसके अंदर एक है मेटफॉर्मिन और दूसरी टैबलेट है वो है ग्लाविन क्लेबाइड, लेकिन वो बहुत हम कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंसुलिन है। तो लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मेटफॉर्मिन एक तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, सही, और लोग इस्तेमाल करते हैं, और मैंने काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखा है यहाँ पे लोगों में, अलॉन्ग विद मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, यानी कि थेरेपी ग़िज़ा के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और इसके साथ मेटफॉर्मिन के साथ हमें 1 to 2% को शायद इंसुलिन लगानी पड़ती है। और अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो डेफिनेटली फिर हमें मैंने कहा कि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें टाइम लूज़ नहीं करना। हम अगर देखते हैं और मॉनिटरिंग भी होती है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफिक हो रही है, सीक्वेंसेस वगैरह में अंदाज़ा होता है, तो फिर हम इनको फिर इंसुलिन की तरफ कहते हैं। और इंसुलिन, और ये दूसरी बात ये बतानी मैं समझूंगा कि मेटफॉर्मिन बहुत सेफ दवा है। लोगों के जहन में गोलियां खाने से होता है कि भाई ये असर तो नहीं करेगी हमें,
तो बहुत सेफ दवा है और इसका कोई इतना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सही। आखिर में मुझे बस एक सवाल मेरा और है, और ये सवाल मेरा आप दोनों से है। अब तो एक दफ़ा तो किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती, एक तो ये, और दूसरा ये कि जब एक दफ़ा इसको ट्रीट कर दिया जाए तो फिर हम क्या ये कह सकते हैं कि इससे, इस ट्रीटमेंट के बाद माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सेफ़ रहेंगे? देखिए, उस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो कि हमल के दौरान शुगर हुई है, ये क्योर हो जाती है डिलीवरी के साथ, यानी डिलीवरी के बाद जो है ये ख़त्म हो जाती है। और जो दवाएं जो डिलीवरी में दे रहे होते हैं, मेडिसिन वगैरह, उसको छोड़ दिया जाता है। सही। लेकिन इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोड़ने के बाद अपनी सेहत का फिर भी ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे आप पहले रख रहे थे। सही बात। जिसमें खाने पीने का ख्याल, जिसके अंदर एक्सरसाइज, अपना वेट मेंटेन करना। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर 6 वीक्स, 6 हफ्ते में दोबारा से इनको ब्लड टेस्ट करवाना इंतहाई ज़रूरी है, डिलीवरी के बाद, क्योंकि अभी भी ये ख़तरा नहीं टला जब तक हम ये ना कह दें सही कि ये नहीं कि अब आपने दवा छोड़ दी है तो ख़त्म चलेगी। नहीं, आपको फिर कांटेक्ट में रहना है, और हमारे पूरा प्रोटोकॉल है, हम इसको बुलाते हैं पेशेंट्स को, और 6 to 12 वीक्स के अंदर वो हम चेक करते हैं, उसमें हम टेस्ट कर लेते हैं, और उसमें हमें फिर पता चल जाता है कि आया उनको अगर शुगर अभी भी है, अगर शुगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली दे हैव टू कंटिन्यू विद ट्रीटमेंट, दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनको उस स्टेज के ऊपर नॉर्मल टेस्ट आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उनको इस वक्त शुगर नहीं है, लेकिन हर साल फिर भी इनको शुगर चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अर्शद। तो मेरा जो सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि माँ और बच्चा क्या फिर उसके बाद में बिल्कुल सेहतमंद रह सकते हैं, और फिर बच्चा स्पेशली कहीं ये शुगर ऐसा तो नहीं कि बाद में बच्चे को एक थोड़ी देर, एक उस वक्त या उसके बाद में, या पैदाइशी बच्चे को शुगर ना हो जाए, या आगे चल के बच्चे को शुगर ना हो जाए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी ये जिक्र आया था तो ये बात कही थी कि अगर किसी भी किस्म की माँ को शुगर है, आपका टारगेट ये है कि माँ की शुगर लेवल नॉर्मल करें आप, और वो बहुत 24/7 इसीलिए ज़रूरी है करना, इसीलिए SMBG ज़रूरी कि लेबॉर्ट्री में आप 24 घंटे की शुगर नहीं मॉनिटर कर, तो खुद ही उसको घर में 4 दफ़ा दिन में शुगर देखनी होती है। तो वो अगर माँ की शुगर नॉर्मल रहेगी तो बच्चे की शुगर नॉर्मल रहेगी, जब बच्चे की शुगर नॉर्मल रहेगी तो बच्चा को क्या पता कि माँ को शुगर है, बच्चा तो ऐसे ही है जैसे कि मेरी शुगर नॉर्मल है। सही बात। तो बच्चे को उसका कोई असर नहीं होगा, वो नॉर्मल बिहेव करेगा और आगे भी उसको कोई रिस्क इंशाल्लाह। लेकिन अगर बच्चे के अंदर शुगर लेवल माँ की से बच्चे में भी शुगर ज़्यादा आ रही है तो वो भी डायबिटिक हो गया जब वो पेट के अंदर है माँ के, और जब वो पेट पैदा हो जाएगा तो क्योंकि उसका अंदर इंसुलिन ज़्यादा बन रहा था इसलिए कि उसको पहले शुगर ज़्यादा थी, तो जब वो पैदा हुआ तो माँ से तो ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई, अब उसकी शुगर नॉर्मल हो गई और इंसुलिन उसके अंदर ज़्यादा थी तो उसको तो शुगर लो हो जाएगी। तो उसका प्रॉब्लम है पैदा होने के बाद शुगर लो होने का, कुछ अरसे के लिए रहता है, कुछ अरसे के लिए, और फिर आगे जाके उसको रिस्क है डेवलप करने का, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, ये सारी ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ रिस्क है अगर उसको माँ के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया का इंसल्ट मिला है। सही, बहुत शुक्रिया। तो इससे व्यूअर्स आप लोगों को इतना तो कम से कम समझ में आ रहा होगा कि शुगर का कंट्रोल माँ के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा बच्चे की सेहत और बच्चे के पैदाइश के लिए और बच्चे के पैदाइश के बाद के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, जहाँ पर वो ख़वातीन जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट होने जा रही हैं या हो चुकी हैं, तो उनसे प्लीज़ ज़रूर कहिएगा कि वो अपने शुगर का टेस्ट ज़रूर कराएं। इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट के साथ और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर मिलें अगर उनको लगता है कि उनका ब्लड शुगर थोड़ा सा भी अगर एक ज़्यादा हो रहा हो। आज इस सैरासिल गुफ्तगू के अंदर एक जहाँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, आज मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नहीं थी, मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आइंदा जब हम दोबारा मिलेंगे, हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मसले के साथ हम ज़रूर हाज़िर होंगे। और इसके अलावा ये कि मुझे लगता है कि मुझे ये दोनों मेहमानान को मुझे दोबारा मदऊ करना पड़ेगा किसी और ऐसे मसले के साथ, किसी ऐसे एंडोक्राइन के मसले के साथ कि जहाँ पर एक प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है। तो अपना और अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।